हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से स्टडी प्लेटफॉर्म परफॉर्मेंस सेक्शन पे। आइए साथियों, आज ही आपका तीसरा लेक्चर होने वाला है। किसका? तो क्लास 9th का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट फुल एक्सप्लेनेशन, जो कि आपका किसका होगा फुल एक्सप्लेनेशन? तो बुक का एक्सप्लेनेशन होगा साथियों। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था किसके बारे में? तो चिली के बारे में, साथ ही साथ चिली के साथ पोलैंड के बारे में भी मैंने बता दिया था कि इन दोनों जगहों पर किस तरह से लोकतंत्र का क्या हुआ था, पूर्ण स्थापना यानी कि फिर से स्थापना किया गया था। इन सभी तथ्यों को हम लोगों ने क्या किया था, पिछले क्लास में साथियों देख लिया था। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, 1975 के आसपास चिली का जो नक्शा था इसको हम लोग देखेंगे। मतलब कि हम लोग यहाँ से देखेंगे चिली का नक्शा, आप लोग लेंगे और देखेंगे एक बार से साथियों। बेहतरीन ढंग से चिली के बारे में, पोलैंड के बारे में बताया गया। चिली आपका दक्षिणी अमेरिका का एक देश है, जबकि पोलैंड आपका यूरोप महादेश का देश है। ये आपका दोनों क्या है, दक्षिणी अमेरिका और यूरोप महादेश है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप सभी को कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। अगर आप लोग पिछला वीडियो देख करके आ रहे होंगे तो, नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और बेहद अच्छे से आप सभी को समझ में आ जाएगा, है ना। आइए, आज अगर आप पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। साथ ही साथ इस तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल परफॉर्मेंस जंक्शन के साथ अवश्य ही जुड़ जाइए, है ना। चलिए अपने वीडियो को लेट्स गो स्टार्ट कर लेते हैं साथियों। अपना है पहला, अब हम लोग देखेंगे क्या, ऊपर के नक्शे को देखकर हमारे मन में कुछ प्रश्न उत्पन्न होते हैं। 20वीं शताब्दी में लोकतंत्र की यात्रा कैसी रही? 20वीं शताब्दी तक मैंने जो आपको पोलैंड का यात्रा करवाया, आइंदे साहब थे, है ना। उसके बाद कौन आया था, आगे कई सारे व्यक्ति आए जिन्होंने लोकतंत्र लाने का भी प्रयास किया और भंग करने का भी प्रयास किया, है ना साथियों। साथ ही साथ हमने क्या किया था, तो आपको पोलैंड का भी सैर कराया था, पोलैंड भी घुमाया था, है ना। यह विस्तार कब हुआ और किन किन क्षेत्रों में लोकतांत्रिक विस्तार विकास हुआ, इसके बारे में हम लोगों ने देखा पीछे। क्या पूरी 20वीं शताब्दी में लोकतंत्र का विकास हुआ? बिल्कुल ऐसा नहीं है कि पूरी 20वीं शताब्दी में लोकतंत्र का विकास हुआ। क्या हम यह कह सकते हैं कि लोकतंत्र का विस्तार दुनिया के सभी देशों में एक समान है? बिल्कुल ऐसा नहीं है, एक समान लोकतंत्र नहीं है। क्या आज भी दुनिया के काफ़ी बड़े हिस्सों में लोकतंत्र नहीं है? ऐसा बिल्कुल है ना, ऐसा है। आओ हम इन सारे प्रश्नों का उत्तर एक करके मतलब धीरे धीरे क्रमशः लेंगे। लोकतंत्र के विस्तार के भिन्न चरण हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? विभिन्न चरण हो सकते हैं। जैसा कि हम लोगों ने ऊपर में देखा, क्या देखा, तो हम लोगों ने देखा चिली के बारे में, साथ ही साथ हम लोगों ने पोलैंड के बारे में भी देखा, है ना। यहाँ पहुँचे, क्या समझे और कैसे समझे, इसके बारे में कुछ यहाँ पर आप सभी को तथ्य दिया गया है। इन नक्शों के आधार पर 3 देशों तक पहचान करें जहाँ नीचे दिए गए वर्षों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था थी, और फिर नीचे दी गई तालिका को भरें। आप सभी का आंसर जो दिया गया है, ऑप्शन अफ्रीका महादेश, एशिया महादेश, रूस महादेश, यूरोप महादेश और आपका अमेरिका महादेश के बारे में। इन सभी को आपको फिल करना है ना, कि किस तरह से यहाँ पर आप सभी का लोकतंत्र स्थापित हुआ था, तो आप लोग कर लेंगे, है ना। 1950 में, 1975 में, 2000, विश्व के लगभग सभी देशों में इन तिथि के बीच में ही, मतलब 1950 से 2000 ईस्वी के बीच ही क्या हुआ था, सभी जगह लोकतंत्र स्थापित हुआ था। आगे देखेंगे साथियों, क्या देखेंगे, तो नक्शा 1.1 में ऐसे देश की पहचान कीजिए जहां पर 1900 से लेकर 1950 ईस्वी के बीच लोकतंत्र था, है ना। उसके बाद नक्शा 1.1 और 1.2 में ऐसे देशों की पहचान कीजिए जहां 1950 से 1975 के बीच क्या था, लोकतंत्र था। ऊपर जो आपको नक्शा दिया गया इस सभी में देख लेंगे, ये सभी आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट ना, फिर भी आप लोग एक बार देख लेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि लोकतंत्र के विभिन्न विस्तार के चरण को देखेंगे, विभिन्न विस्तार के चरण को देखेंगे। आइए हम सबसे पहले प्राचीन भारत के कुछ ऐतिहासिक
ऐतिहासिक तथ्यों को जान लेते हैं जो लोकतंत्र की क्या करता है, लोकतंत्र को स्थापित होने में और लोकतंत्र क्या कहता है इसकी अवहेलना करता है, मतलब इसको दर्शाने का प्रयास करता है। आगे देखा जाए ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में बौद्ध काल के बारे में आप लोग सुने होंगे, बौद्ध धर्म के बारे में। तो भाइयों और बहनों हम लोग थोड़ा सा पहले देख लेते हैं किसको, बौद्ध धर्म को। तो बौद्ध धर्म में आप लोग नाम सुने होंगे किसका, तो महात्मा बुद्ध का आप लोग ज़रूर नाम सुने होंगे। जैन धर्म में महावीर स्वामी का नाम सुने होंगे, है ना। इस तरह से हम लोगों को जैन धर्म और बौद्ध धर्म जो आया था ये भारत में लगभग 5वीं से 6वीं शताब्दी में आया था ना। गंगा घाटी के कई गणराज्यों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के परिणाम मिले हैं। भैया आपको थोड़ा सा पहले मैं ले चलूँ प्राचीन भारत में, तो आपका 16 महाजनपदों का उल्लेख मिला है ना। बौद्ध धर्म के ग्रंथों में 16 महाजनपद किसको कहेंगे, तो प्राचीन समय में लोग जहाँ पर अपना घर बनाते थे, रहते थे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, महाजनपद। महाजनपदों की संख्या कितनी थी, 16 थी। और सबसे शक्तिशाली मतलब सबसे बेस्ट जो था, सबसे ताकतवर जो आपका महाजनपद था वह मगध महाजनपद। मगध कहाँ था, मगध महाजनपद। और मगध कहाँ था, तो आप बिहार का वैशाली जानते होंगे। कहाँ जानते होंगे, बिहार का वैशाली जिला जानते होंगे साथियों, यहीं पर मगध महाजनपद था। मगध महाजनपद की स्थापना हर्यक वंश, किसने, हर्यक वंश के शासक बिंबिसार ने किया था। किसने, बिंबिसार ने किया था, बिंबिसार ने किया था ना, जो 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। और यहाँ से क्या हुआ, गणराज्य। गणराज्य किसको कहेंगे, वैसा राज्य जिसका अपना क्या हो, संविधान हो, है ना। वहाँ पर कुछ नियम हो जिसके तहत वहाँ का सारा नियम कानून चलाया जाता हो, वहाँ का सारा प्रशासन शासन चलाया जाता हो, उसको हम लोग गणराज्य कहेंगे, है ना। कपिल वस्तु का आप लोग नाम सुने होंगे, का शलाक्य सुभार पर्वत के भागों का प्रांत, है ना। अलकंप का बुलू क्या बुली, उसके बाद केरुपत्ती के कलाम, है ना। रामगराम, कुशीनारा का मल, पिपली बीन के मौर्य आदि वैशाली जो है, इन सभी जगह पर क्या हुआ है, तो गणराज्य के प्रमाण मिले हैं। गणराज्यों में शासन का प्रधान एक निर्वाचित पदाधिकारी होता था, मतलब जनता के द्वारा चुना हुआ क्या पदाधिकारी वहाँ का क्या करता था, प्रधान होता था। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे देखिए, जिसे राजा कहा जाता था, चुने हुए प्रतिनिधियों को क्या कहा जाता था, राजा कहा जाता था। राज्य की वास्तविक शक्तियाँ एक केंद्रीय समिति के पास होती थी। राजा कौन होता था, जो प्रधान कहलाता था, निर्वाचित पदाधिकारी, जिससे जनता के प्रतिनिधि होते थे, जो जनता के क्या होते थे, प्रतिनिधि हुआ करते थे, मतलब जनता के बातों को राजा के पास पहुंचाते थे। किसके पास, राजा के पास। ये समिति जो बनाया गया था जिसका नाम था केंद्रीय समिति, ये बातों को पहुंचाया करते थे। आगे देखिए, ये सभी प्रतिनिधि भी राजा कहलाते थे, और ये सभी प्रतिनिधि भी जो थे राजा कहलाता था। और मुख्य राजा तो एक था जो जनता के द्वारा निर्वाचित होता था, दूसरा आपका केंद्रीय समिति था, ये भी क्या कहलाता था, राजा कहलाता था, है ना। आगे देखा जाए साथियों, कहा जाता है कि लिच्छवी गणराज्य के केंद्रीय समिति में 1707 राजा प्रतिनिधि थे। कितने, 1707 राजा प्रतिनिधि थे। प्रत्येक राजा के अधीन एक उपराजा भी हुआ करते थे। उपराजा और सेनापति। उपराजा मतलब जैसे उप का मतलब होता है छोटा, उप का मतलब होता है छोटा कम। जैसे अभी प्रधानमंत्री है तो उप प्रधानमंत्री का पद समाप्त कर दिया गया, उपराष्ट्रपति के बदले उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री के बदले उप मुख्यमंत्री, मतलब छोटका मुख्यमंत्री या छोटका राष्ट्रपति होता है कि नहीं होता अभी भारत में। ठीक इसी तरह क्या होता था साथियों, तो ठीक इसी प्रकार से हुआ करता था भारत में
और किसके समय, तो बौद्ध काल के समय 1707 राजाओं का प्रतिनिधि हुआ करता था और प्रत्येक के पास सेनापति और उपराजा भी हुआ करते थे तथा भंडारिक आदि पदाधिकारी इसके अधीन काम किया करता था। सभी प्रकार के निर्णय जो है बहुमत से होते थे। क्या निर्णय? बहुमत से। मतलब इन 1707 राजाओं में से जिस कानून नियम को बनाने में अधिक राजाओं का समर्थन होता था वही कानून नियम बनता था। जैसा कि आज भी इस प्रकार की प्रक्रियाएं दोहराई जाती है। इस प्रकार निष्कर्ष के रूप में बौद्धकालीन गणराज्यों के शासक को चुनना होता था। क्या करना होता था? जनता के द्वारा चुनना होता था, मतलब चुना जाता था। आइए अब हम ये तो हम लोगों ने देखा प्राचीन काल के समय में। अब हम लोग देखते हैं आधुनिक विश्व के समय में। किसके? आधुनिक विश्व में लोकतंत्र का विस्तार कई चरणों से गुजरा है। इसके अवलोकन को इसके बारे में हम लोग समझेंगे, है ना। प्रारंभिक चरण की बात करें तो आधुनिक विश्व में सन 1789 ईस्वी में हुए फ्रांसीसी क्रांति। क्या? फ्रांसीसी क्रांति से लोकतंत्र की स्थापना एवं विस्तार की शुरुआत हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति हुआ क्यों था भैया? तो लुई 16वां जो था, लुई 16वां और ओकर पत्नी जो थी मेरी अंतोनेट, ये दोनों बकलोल था, है ना। ये दोनों बकलोलिया थी जो सही ढंग से शासन फ्रांस में नहीं चला पा रहे थे, जिसके कारण 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुआ था जो लोकतंत्र के स्थापना में प्रथम कदम माना जाता है। इस क्रांति ने लोकतंत्र के क्या कर दिए? तो 3 तत्वों को स्थापित करने का क्या किया? प्रयास किया। इन क्रांति ने, किन क्रांति ने? तो फ्रांसीसी क्रांति ने, है ना। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता। कौन सा? स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता। लेकिन फ्रांस के जन विद्रोह ने अस्थायी एवं पक्के लोकतंत्र की स्थापना नहीं की थी, है ना, क्योंकि फ्रांस के शासक ने कई बार लोकतंत्र को उखाड़ फेंका था, है ना। लोकतंत्र में जनता का सारा आवाज चलता है, राजाओं का तो कोई बात होता नहीं है। तो अगर शक्तिशाली राजाएं आए तो फ्रांस में इस शासन व्यवस्था को उखाड़ फेंकने का प्रयास भी किया गया था, परंतु फ्रांस में कई बार लोकतंत्र स्थापित हुए, जिसको हम लोग पुनर्स्थापना भी कहते हैं। क्या कहते? पुनर्स्थापना भी कहते हैं, पुनर्स्थापना। फ्रांस के 1789 ईस्वी क्रांति का संदेश संसार के कई सारे देश में फैल गया और तरह तरह के क्या हुए? आंदोलन होने लगे और प्रत्येक देश अपने को स्वतंत्र करने और अपने यहाँ लोकतंत्र बहाल करने का प्रयास करने लगा। ब्रिटेन में लोकतंत्र फ्रांसीसी क्रांति के पहले ही कदम रख चुका था। कहाँ पर? इंग्लैंड में, यानी कि ब्रिटेन में क्रांति के पहले 1789 से पहले ही लोकतंत्र कदम रख चुका था, लेकिन यहाँ इसकी प्रगति बहुत धीमी रही। क्या रहा? बहुत स्लो रहा। ब्रिटेन में 1968 में गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी। कब हुई थी? 1968 में। गौरवपूर्ण क्रांति के बाद लोकतंत्र ने धीरे धीरे पैर जमाना शुरू किया। इससे पहले इस प्रकार की प्रचलन नहीं था। यहाँ कुछ ऐसी राजनीतिक घटनाएं घटी जिसमें राजशाही और सामंत वर्ग की शक्तियां को कम करने का प्रयास किया। जो राजा होता था वो और राजा का जो प्रतिनिधि होता था वो, इन दोनों के सामंत वर्ग का मतलब होता राजा का प्रतिनिधि, वैसा प्रतिनिधि जिसको आय के बदले में जमीन मिलता हो, है ना। जिसको आय के बदले में क्या मिलता हो? जमीन मिलता हो। उसको कम करने का, उसकी शक्ति को कम करने का प्रयास किया। आगे चल के क्या हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने पहले ब्रिटेन में शासन, संयुक्त राज्य अमेरिका पर आगे आप सभी को पढ़ना था किसमें? तो हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, जो मैंने आपको पढ़ाया था, वहाँ पर आप सभी को याद होगा कि ब्रिटेन गुलाम बना रखा था किसको? अमेरिका को। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, जब 18वीं शताब्दी खत्म हो रहा था, इंड हो रहा था, इस समय देश में ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध संघर्ष शुरू हो गए थे और अंततोगत्वा अमेरिका को क्या मिल गया? स्वतंत्रताएं
मिल गई थी। 1776 में अमेरिकी नागरिकों ने ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ फेंका और अमेरिका स्वतंत्र हो गया। सभी उपनिवेश ने अपनी सहयोग से संयुक्त राज्य अमेरिका का गठन करना शुरू कर दिया, है ना। अमेरिका में 1789 ईस्वी में एक लोकतांत्रिक संविधान लागू किया गया, है ना। और आज भी इस संविधान के अनुसार अमेरिका का शासन प्रशासन प्रचलित है। कहने का अर्थ यह है कि विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान किस देश का था साथियों? तो वह आपका अमेरिका का। किस देश का? और विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है भारत का। किसका है? भारत। अपने भारत देश का विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। आगे देखिए, आगे यहाँ पर बताया गया है कि यद्यपि 19वीं शताब्दी में लोकतंत्र के लिए काफ़ी संघर्ष हुए, जिसमें से आपका आगे चल के न्यूजीलैंड, है ना, न्यूफाउंडलैंड आदि जगहों पर महिलाओं और पुरुषों को क्या दिया गया? तो मत देने का अधिकार दिया गया। लेकिन न्यूजीलैंड में जो दिया गया था मत देने का अधिकार, वह पैसा नहीं था भैया। जैसे कि अपने भारत में क्या है, तो अपने भारत में मतदान का आयु 18 वर्ष रखा गया है ना। इसी क्रम में चलते चलते क्या होता है, अंग्रेजों का लगभग 200 वर्षों तक भारत गुलामी करता है और सन 1947 में 15 अगस्त 1947 को अपना देश क्या हो जाता है? स्वतंत्र हो जाता है। किसके चंगुल से? तो अंग्रेजों के चंगुल से अपना देश स्वतंत्र हो जाता है और अपने देश में लोकतंत्र स्थापित हो जाता है। राजतंत्र के बदले लोकतंत्र स्थापित हो जाता है। कहने का अर्थ यह है कि हम लोगों ने अंग्रेजों को उखाड़ फेंका और राजतंत्र की समाप्ति की और लोकतंत्र स्थापना किया। लोकतंत्र में क्या होता है? तो जनता अपने प्रतिनिधि को अपने मतदान के द्वारा, अपने वोट के द्वारा चुनती है और फिर वही प्रतिनिधि इसी जनता पर काम करती है, इसी जनता के लिए काम करती है। तो क्या समझ में आया यहाँ से कि लोकतंत्र क्या होता है? जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुना हुआ सरकार होता है, जिसमें सर्वोपरि जनता को रखा जाता है। सारा काम क्या है? जनता के दृष्टिकोण से होना चाहिए, जनता के ही हिसाब से होना चाहिए लोकतंत्र में। लेकिन वर्तमान समय में जो हमारे देश का स्थिति है, ये आपका सही लोकतंत्र नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बस अपने रिश्तेदार समझ के अपने प्रतिनिधि को चुन लेते हैं और अपना कोई भी काम नहीं करवा पाते हैं। ये कहीं से भी सही नहीं है ना। ये लोकतंत्र का कहीं से भी सिद्धांत नहीं है। इससे अच्छा तो आपका राजतंत्र था। कहीं न कहीं आज जो अपने देश में लोकतंत्र है, इसमें कहीं न कहीं समानता कि राजतंत्र से मिलता है। बस आपका इतना सा काम किया गया है लोकतंत्र में कि मतदान का अधिकार दिया गया। किसका? मतदान का अधिकार भारत में अभी सही ढंग से प्रदान है, और वो भी तो मतदान हमारे यहाँ बिकता ही है ना। 1 किलो मुर्गा और 1 लीटर या 1 पौआ दारू पर तो हमारे यहाँ मतदान भी बिक ही रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अतः हम सभी को पढ़ना, लिखना, समझना चाहिए और अपने लोकतंत्र के लिए संघर्ष करना चाहिए, जैसा कि आइंदे और लेक वलेसा साहब ने किया था। इसी प्रकार हम लोगों को ये जो चैप्टर पढ़ने के लिए दिया गया है क्लास 9th में, आप सभी पढ़िए, समझिए, सीखिए। बस इसलिए आप सभी को यहाँ पर पढ़ाया गया है कि क्या किया गया है? पढ़ाया गया है ताकि हमारे देश में भी इस प्रकार की घटनाएं घटित ना हो। लेकिन हम लोग पढ़ते तो ज़रूर हैं, लेकिन बेवकूफ़ बन जाते हैं, है ना। क्या हमारे देश में इस पुस्तक को पढ़ने से कुछ फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, इससे कोई लेना देना नहीं है। बस हम लोग पढ़े जा रहे हैं एग्ज़ाम में, है ना। खाली बस पास होने के लिए पढ़ना नहीं रे भैया। आपको यहाँ पर इसलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि आप अपने समाज को सुधारो, अपने परिवार को सुधारो और अपने देश को सुधारो। जब हम सभी अपने देश के लिए कार्यरत होंगे तो ज़रूर है कि क्या होगा, हम लोगों को स्वतंत्रताएं मिलेगी, समानताएं मिलेगी और
हम लोगों का विकास होगा। निश्चित तौर पर इस प्रकार की परिघटनाएं घटित तब होगी जब हम अपने देश के लिए कार्यरत होंगे, अन्यथा इसका खामियाजा अभी भी हम लोग भुगत रहे हैं और हमारी जो आने वाली पीढ़ी होगी वो भी भुगतेगी इस लोकतंत्र का खामियाजा, है ना। आगे देखते हैं 1980 के बाद क्या हुआ, तो अमेरिका में भी लोकतांत्रिक सरकार जो है बहाली हुई, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था चिली देश के कहानी को। किसको देखा था? चिली देश के कहानी को हम लोगों ने पढ़ा था। पुनः क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था कि 1939 से 1945 के बीच विश्व में प्रथम विश्व युद्ध होता है। इसके बाद दुनिया जो है दो गुट में बट जाता है। एक आपका अमेरिका होता है जिसका नाम क्या होता है? संयुक्त राज्य अमेरिका होता है। दूसरा होता है रूस जिसका नाम क्या होता है? क्या नाम होता है? संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये हो गया आपका सोवियत संघ, ये हो गया आपका सोवियत संघ। और इन दोनों में क्या हो जाता है भैया? तो इन दोनों में हो जाता है शीत युद्ध की शुरुआत। शीत युद्ध कहते किसको है भैया? शीत युद्ध का मतलब होता है कोल्ड वार, है ना। कोल्ड WAR वार। कोल्ड वार का मतलब होता है एक ऐसा युद्ध जिसमें हथियार का उपयोग न हो। क्या हो? हथियार का उपयोग बिल्कुल भी ना हो। वार्ता कहने का अर्थ है बातचीत से ही युद्ध हो। जैसे तुम लोग बचपन में मारपीट कर लेता होगा, हमर खाना छीन के खा गया रे, तो हमर खाना छीन के खा गया। इस प्रकार से आप लोग बचपन में लड़ाई लड़ते रहे होंगे, है ना। यही क्या कहलाता है? कोल्ड वार कहलाता है। क्या कहलाता है? शीत युद्ध कहलाता है। ये क्या शुरू हो जाता है? तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शुरू हो जाता है। और आप सभी को पता होगा कि जब आप लोग बचपन में मार करते होंगे तो अपने दोस्त को अवश्य ही बुलाते होंगे, है ना। ठीक इसी तरह से अमेरिका मुख्य देश था और अपने पड़ोसी देश सबको बुला एक समूह बना लिया था, जिस समूह का नाम क्या था? संयुक्त राज्य अमेरिका। और इस तरफ आपका रूस था। रूस अपने फ्रेंड को, दोस्त को बुला के जो समूह बनाया था, इसका नाम क्या था? तो आपका सोवियत संघ था, है ना। तो सोवियत संघ में भी कई सारे देश थे और संयुक्त राज्य अमेरिका में भी कई सारे देश थे। लेकिन 1945 से युद्ध शुरू होता है। धीरे धीरे चलते युद्ध जो है आपका 1991 में समाप्त हो जाता है। जब ये सोवियत संघ जो था भैया आपका सोवियत संघ, इस सोवियत संघ से सबसे पहले यूगोस्लाविया नामक देश भाग जाता है। कौन भाग जाता है? यूगोस्लाविया नामक देश भाग जाता है। क्यों भाग जाता है? कि बहुते दिन हल्ला करता है सब, क्या मारेंगे तोरा, हम उम्मा मिल, हम तोरा उठा लेंगे, आज न छोड़ेंगे। इस प्रकार से मारपीट 46 वर्षों तक, 1945 से 1991, यानी कि 46 वर्षों तक युद्ध लड़ता है। और बाद में इसका कोई भी परिणाम रिजल्ट नहीं आने के कारण सबसे पहले कौन? यूगोस्लाविया सोवियत संघ का गुट छोड़ के भाग जाता है, जिसके कारण इसका विखंडन हो जाता है। विखंडन का मतलब होता है टूट जाना, बंट जाना, अलग हो जाना। क्या कहलाता है आपका भैया? तो आपका कहलाता है विखंडन। सोवियत संघ का विघटन कब हो गया? तो सोवियत संघ का विघटन हो गया 1991 में, जिसके बाद ये शीत युद्ध समाप्त हो गई, है ना। जिसके बाद ये शीत युद्ध समाप्त हो गई। और इस तरह से कई सारे देश आए जिसमें संविधान लागू किया गया। और 2006 में, कब? 2006 में आपका नेपाल का संविधान लागू हुआ। और आगे चल के नेपाल के बारे में पढ़ना है। और बर्मा जो है, इन सभी देशों में भी, भारत के पड़ोसी देश बर्मा, इन जगहों पर भी धीरे धीरे क्या आया? लोकतंत्र स्थापित हुआ। जैसे ही इंग्लैंड वासियों को हम लोगों ने मार भगाया था, वैसे ही क्या हो गया आपका? वैसे ही भारत के पड़ोसी जो देश थे, नेपाल थे, भूटान थे, पाकिस्तान तो साथ ही में था। यहाँ पर हम दोनों साथ ही स्वतंत्र हुए थे, है ना। पाकिस्तान और भारत, पाकिस्तान हुआ था 14 अगस्त को, भारत हुआ था 15 अगस्त 1947 को। तो धीरे धीरे यहाँ पर आप सभी का लोकतंत्र स्थापित होने लगा था। अब हम लोग देखते हैं वैश्विक स्तर पर, मतलब पूरा दुनिया के लेवल पर किस प्रकार से लोकतंत्र स्थापित हुआ और किस प्रकार लोकतंत्र आया उभर कर, इसको देखते हैं।
ऊपर हमने देखा कि लोकतांत्रिक विस्तार में विश्व के अधिकांश देशों का होड़ रहा। कई सारे देश ने क्या किया, अपने यहाँ लोकतंत्र स्थापित करने का प्रयास किया। विश्व के कई सारे देश थे। सबसे आगे ब्रिटेन था, जो सबको क्या कर रखा था, गुलाम बना रखा था। यह ब्रिटेनमा को हम लोग इंग्लैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इंग्लैंड भी कहते हैं। और ये अपने लोग को भी, यानी कि भारत को भी गुलाम बना रखा था। और लगभग 200 वर्षों तक, एक दिन नहीं रे भैया, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 2 साल नहीं, 10 साल नहीं, 50 साल नहीं, कुल मिला के 100 सालों तक, 200 सालों तक हम सभी को ये गुलाम बना रखा था। धीरे धीरे क्या होता, तो विश्व के सभी देश एकजुट हुए और इंग्लैंड को भगा दिए अपने यहाँ से, और खुद क्या हो गए, स्वतंत्र हो गए। आइए साथियों, यहाँ पर आप सभी के लिए मैं यहाँ पर प्रश्न ला रखा हूँ। इन सभी प्रश्नों को एक बार क्या करना है, आप सभी को जोरदार तरीके से बना करके देखना है। और अगर कोई भी प्रश्न आपको नहीं बने तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, है ना। अगर आप सभी को कोई दिक्कत होगा या फिर आप सभी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप सभी क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर से पूछ सकते हैं। अगर आप सभी को हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, है ना, पॉलिटिकल का तो मैंने बता ही दिया, पॉलिटिकल यानी कि सिविक्स का, किसका, सिविक्स तो आपको मैंने आज पढ़ाया ही है। अगर आप सभी को हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स किसी भी सब्जेक्ट में का वीडियो चाहिए तो आप सभी हमें क्या कीजिएगा, कमेंट अवश्य करिएगा। मैं आप सभी को एक बार ज़रूर से वीडियो प्रोवाइड करवाने का प्रयास करूँगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, है ना। जय हिंद, जय भारत।